सो ये हमारा नया चैप्टर है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ना। तो एटम्स, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, मैटर। तो इसमें आप पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मैटर ना। सो मैटर को आप ना क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो, पदार्थ। ठीक है, हाँ, इन हिंदी नोट कर रहे हैं आप, ऐसा पॉइंट जैसा बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा आपका मैटर। सो व्हाट इज मैटर, ये आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैटर क्या चीज है, एनीथिंग विच एक्वायर, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, विच हैज मास एंड हैज वॉल्यूम, कॉल्ड मैटर ना। हाँ, सो इन हिंदी मैटर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में पदार्थ कहते हैं। इसको नोट करें। इन हिंदी इट इज कॉल्ड पदार्थ। तो इसको आप हिंदी में क्या कहते हो, पदार्थ कहते हो। सिंपली मैटर को आप हिंदी में पदार्थ कहते हो। सो अगेन, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, एटम्स है ना। एटम हो गए और मॉलिक्यूल हो गया। अगर आप क्या करते हो, मैटर को आप क्या करते हो, सिंपल फॉर्मेट में इसको आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। चैप्टर क्या हो गया आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर वाला चैप्टर आपने पहले पढ़ा है ना, जो क्या करता है, जगह ले लेता है, जिसके पास वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, उसको हम क्या करेंगे, मैटर का करेंगे। और मैटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंपली पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ओके। इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, इसका जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, उसको क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। अभी किसने कहा है, आप लोगों ने पढ़ा है, खैर जो भी जिसने भी कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कोई हमारे पास में ऐसे इंडियन फिलोसफर नहीं थे जिन्होंने मैटर के बारे में हमको बताया हो या पदार्थ के बारे में हमको बताया हो? तो थे। तो दैट वाज महर्षि कणाद। तो एक ऋषि थे, उनको हम क्या कहते हैं, महर्षि कणाद। तो उन्होंने कह दिया था पहले, जो पदार्थ है या जो मैटर है, जिसको आज हम मैटर कहते हैं, उसको हम क्या कहते थे, पदार्थ कहते थे। आप उसको क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ सकते हो, जिसको बाद में क्या कहा गया, मैटर कहा गया। ठीक है, हाँ, नोट करते हैं। तो ये थे आपके, दैट इज इंडियन फिलोसफर। हाँ, नोट करें यहाँ आपको, इंडियन फिलोसफर, विच इज इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद। दैट वाज महर्षि कणाद। ठीक है, इनका नाम है कणाद महर्षि जो थे। उन्होंने कहा था कि सेड, जो मैटर है या जो पदार्थ है, मैटर या पदार्थ जिसको आप कहते हैं, मैटर या पदार्थ, ठीक है, गो ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड, सिंपली इट कैन बी डिवाइडेड। आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। इट कैन बी डिवाइडेड। इसको आप छोटे पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड। एंड वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तब हमको क्या मिलेगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा। स्मॉलर पार्टिकल हमको मिलने वाला है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल आपको मिलेगा। और उसको हम क्या कह सकते हैं, वो लास्ट पार्टिकल होगा, और उसके बाद में उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और उसके बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, मैटर का या पदार्थ का जो छोटा पार्टिकल होगा, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। और इसको हमने क्या कहा, इसका नाम रखा, दैट इज परमाणु। ठीक है, कॉल्ड इज सेड टू बी परमाणु। इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ओके, जिसको आप क्या कहते हो, एटम कहते हो, उसका नाम क्या हो गया, परमाणु हो गया। उसका नाम क्या है, एटम या आप सिंपली परमाणु कह सकते हो। ठीक है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात है। सो मैटर को आप हिंदी में क्या कहते हो, पदार्थ कहते हो। ओके, ठीक है, इस पदार्थ के बारे में या इस मैटर के बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया था, तो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, दैट वाज महर्षि कणाद। उन्होंने ही मैटर को क्या नाम दिया था, पदार्थ नाम दिया था। और उन्होंने कहा इट कैन बी
डिवाइडेड एंड, ठीक है, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, हाँ इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ तक, एंड वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। उसके बाद हम इतना तोड़ेंगे कि हमको इस पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा। उसके बाद में हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पदार्थ को हमने छोटे टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा मिला, उस टुकड़े के बाद हम उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उस टुकड़े का नाम क्या रखा गया, परमाणु रखा गया, ठीक है। हाँ, ये हमारी हिंदी वाली कैलकुलेशन है। लेकिन बट बाद में कौन थे, एक साइंटिस्ट आए, दैट वाज जॉन डाल्टन। डाल्टन अंकल आए और उन्होंने भी इन किताबों को पढ़ा होगा, हो सकता है, तो उन्होंने परमाणु का नाम क्या रख दिया, दैट इज एटम रख दिया। इसी परमाणु का नाम उन्होंने क्या रखा, एटम रखा, ठीक है। ओके, सो हाँ यहाँ को तो यहाँ को आप नोट कर सकते हैं, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन सेड, ठीक है, दीज पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल होंगे, दीज पार्टिकल्स एटम्स। तो जॉन डाल्टन सेड या कॉल्ड, जॉन डाल्टन कॉल्ड, ऐसा लिखिएगा, कॉल्ड दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, ठीक है, जॉन डाल्टन। तो इनके बारे में किसने हमको बताया था लास्ट में, जॉन डाल्टन। अब हम इनको तो जानते ही नहीं है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है। तो ये कौन थे, ये थे आपके महर्षि कणाद, जिन्होंने मैटर को क्या नाम दिया था, पदार्थ, और उन्होंने इनके बताने से तो बहुत पहले, ठीक है, जॉन डाल्टन के बताने से पहले, बहुत पहले बता दिया था कि आप पदार्थों को क्या कर पाओगे, तोड़ पाओगे, तोड़ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना दोगे, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्या होगा, परमाणु होगा, ठीक है, हिंदी में। और उसके बाद में ये आए जॉन डाल्टन, और उन्होंने उसी परमाणु का नाम क्या रखा, एटम रखा, जिसपे हमारा चैप्टर बना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगेन, तो अब हमको क्या लिखना होगा, एटम्स। सो व्हाट इज एटम, तो हम क्या कह सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो एटम होगा वो क्या है, मैटर का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है। और अगर हम उसकी प्रॉपर्टी कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसको हम क्या कर सकते हैं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना ही उसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, बट उसके बाद में जैसे साइंस आगे बढ़ी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हमने उसके और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। जैसे आप जानते भी हो, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या किया गया, इनको ब्रेकअप किया गया। क्लियर है, ये हमारी हिस्ट्री वाली कहानी आ गई। और यहां से हम शुरू करने वाले हैं एटम्स को। तो एटम्स की डेफिनेशन से आपसे पूछा जाता है, तो ये नोट करेंगे आप, इसको नोट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो इसमें हेडिंग लगाइएगा एटम, हेडिंग इसमें लगाइएगा आप एटम्स। तो सिंपली एक लाइन में हम कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, smallest particle of the matter is called atom। तो जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको आप क्या कहोगे, एटम से कहोगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, विच इज एटम। सो यहाँ को जो मीनिंग ऑफ एटम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एटम का मतलब क्या है, तो एटम का मतलब हो गया इंडिविजुअल, जिसको आप क्या कर सकते हो, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। द मीनिंग ऑफ एटम इज इंडिविजिबल। असल में जो एटम का मतलब है उसका मतलब क्या है, क्या मतलब उसका, कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, सिंपल तरीके से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का नाम क्या है, एटम है। और एटम का जो मतलब रखता है, एटम क्या मतलब रखता है, कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये इंडिविजुअल है, ओके, दिस वन। हाँ, दूसरी चीज, अब यहां को अगला पॉइंट आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट क्या मिलने वाला आपको, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, एटम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हमारे पास में होते हैं। अगर हमने दो एटम को जोड़ दिया तो क्या हम उसको एटम्स कहेंगे या एटम कहेंगे, तो उसके लिए हमने एक नया नाम सोचा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स के कंबाइंड नेम को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। नोट करें, हाँ, इसमें लिख सकते हैं द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स, द कंबाइंड फॉर्म
form of atoms is called molecules. तो एटम्स को अगर हम जोड़ेंगे, बहुत सारे एटम्स को जोड़ेंगे, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे. तो डिफरेंट काइंड्स के एटम्स आपको मिल सकते हैं. हाँ, जोड़ने पर तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है ना. हाँ, यहाँ आपको आप अगला पॉइंट ऐसा बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स. यहाँ अगला पॉइंट बनाइएगा आप, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. अगर हमारे पास में अलग अलग एटम्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास में हैं, मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इनकी क्या होगी? प्रॉपर्टी कैसी होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी. ठीक है, अलग अलग एटम्स की और अलग अलग मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. ऐसा आप इसके लिए वर्ड कह सकते हैं. पहले वाले पोर्शन में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी. सिंपली एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम. ठीक है, इसको हम एटम कह सकते हैं. एटम का मतलब क्या हो गया? जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल है. ये लास्ट पॉइंट ऐसा उन्होंने सोचा, उस वक्त की बात है. लेकिन फर्दर हमने एटम को तोड़ दिया. एटम को तोड़ने के बाद में उसके बहुत सारे पार्टिकल्स को आज हम जानते हैं. इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है ना, और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. अगेन दूसरा पोर्शन क्या आ गया आपका? मॉलिक्यूल. जब आप अलग अलग एटम्स को जोड़ोगे, अलग अलग एटम्स को आपने जोड़ा तो एक नई चीज बन गई. ठीक है, तो उसका हमने क्या नाम रख दिया? मॉलिक्यूल. उसका नाम हमने रखा मॉलिक्यूल. द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो क्या एक जैसे एटम्स हो सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के पास में, अलग अलग मैटर के पास में अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, और उन सबकी उनके पास में अलग अलग एटम्स हैं. तो अलग अलग एटम्स के जुड़ने से अलग अलग क्या बनेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे. तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? अलग अलग होगी. ये आपने लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन. तो जब रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उनके लिए कुछ नियम्स को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. ठीक है, अगली हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो डैश करो इसमें. देयर आर, नोट करके, देयर आर 3 लॉज. देयर आर 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब ये क्या चीज आ गई ना? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यहां हम एटम से कहां पहुंच गए? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? हम क्या करते हैं? कुछ रिएक्शन करते हैं. केमिस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. अच्छा, उस रिएक्शन में क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स को आप आपस में रिएक्शन करवाएंगे ना. ठीक है, उनके बीच में वो जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, और फिर कुछ नए पार्टिकल्स बनेंगे, कुछ नई चीजें बनेंगी ना. तो जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. उनका नाम क्या है? रिएक्टेंट्स. जो रिएक्शन करेंगे. ठीक है, ओके. उनके बीच में रिएक्शन होगा तो कुछ नई चीज बनेगी ना. क्या होगी? कुछ नई चीज में बनेगी, और नई चीज के बाद में आप उसको क्या कहने वाले हो? ठीक है, उसको आप क्या कहने वाले हो? प्रोडक्ट कहने वाले. प्रोडक्ट. जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल हम ले, अगर हम घर में सब्जी बनाते हैं ना, आप सब्जी में क्या यूज करते हैं? बहुत सारे वेजिटेबल्स का आप यूज कर रहे हैं. उसमें आप मसाले यूज कर रहे हैं ना, उसमें आप नमक वगैरह यूज कर रहे हैं. ओके, ठीक है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल का आपने उसमें यूज किया. पहले उसको आपने अलग अलग नाम दिया उसको ना. ये वाली सब्जी है, ये नमक है, ये हल्दी है. इस तरीके से आपने क्या किया? उसमें उसको नेमिंग किया. लेकिन जब वो जो आपका सब्जी थी वो बनके तैयार होगी, तो बाद में आप उसको ये है ऐसा नहीं कहते हो. आप क्या कहते हो? सिंपली वो आपका सब्जी जो है तैयार हो गई है. इस तरीके से. तो सेम एज इट इज, जब आप क्या करने वाले हो? केमिकल रिएक्शन करने वाले हो. जब केमिकल रिएक्शन करोगे तो बहुत सारे मटेरियल को लोगे, उस मटेरियल के बीच में आपस में क्या करोगे? रिएक्शन करोगे. तो उसके बाद में कुछ नई चीजें बनेंगी. तो जो नई चीजें बनेंगी उसको आप रिएक्टेंट नहीं कहोगे. जो शुरुआत में लिया था उसका नाम क्या है? रिएक्टेंट्स है. और जो बाद में बना उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट. अब वो रिएक्टेंट नहीं है, स्पेशल नाम नहीं लिया जाएगा, उसका एक नया नाम दिया जाएगा. ओके, वहां क्या होने वाले हैं? वहां ध्यान दो, वहां क्या होंगे? वहां रिएक्शंस होंगे. वहां क्या होंगे? रिएक्शन. तो कुछ लॉज हम बनाते हैं, कुछ नियम कानून बनाते हैं. जैसे आप स्कूल में भी जाते हैं ना, तो आपके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं कि आप स्कूल में आएंगे तो पर्टिकुलर ड्रेसअप में आएंगे ना. ये सब चीजें
बैग होना चाहिए, सारा मटेरियल होना चाहिए, कुछ लॉज वहाँ बनाए गए हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों के बीच में आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ अगर रिएक्शन होगा तो इन लॉ को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ। तो केमिस्ट्री का काम ही क्या है, रिएक्शन। सो यहाँ हमने लिखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें बनेंगी, तो उसके लिए कितने लॉज डिसाइड किए गए हैं, 3 लॉज यहाँ आपको डिसाइड किए गए। ओके, ये कौन कौन है पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें लिखें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, फर्स्ट वन पहला इसमें लिखें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, और साथ में आप इसको क्या लिख सकते हो, मैटर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक नियम ही है, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल दूसरा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा नियम क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आप बुक खोलते हैं तो ये चीजें आपको क्या होंगी, ये आपको मिलने वाली है। तो कितने लॉज हैं, कितने हैं, 3। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नोट करें उसको। हाँ, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ध्यान दो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जाने से पहले कुछ छोटे मोटे इसमें जो डेफिनेशन होंगे उनको हम लेने वाले हैं। पहले इसमें हेडिंग लगाइएगा रिएक्टेंट्स। पहले हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स कौन है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें जो चीजें जुड़ेंगी, जो चीजें जुड़ने वाली हैं, उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, रिएक्टेंट्स देंगे। ठीक है, ओके। इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये है आपका विच इज द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर। नोट करें, द सब्सटेंसेस which combine together। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। द सब्सटेंस विच कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट, कंबाइन कह सकते हैं, और साथ में इसको आप क्या कह सकते हो, रिएक्ट टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं, या आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, या रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, कहां पर को, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा लिखो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, तो हम उनको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये होंगे आपके रिएक्टेंट्स कहे जाएंगे। ओके, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एक हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हर जगह पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्टेंट्स हो रही है। जैसे हाँ, अब केमिकल रिएक्शन कहाँ आपको हुई, सिंपल तरीके से अगर आप लें तो आपके पास में क्या है, एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, और उसको आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। ठीक है, उसको आपने क्या किया, बर्न किया। उन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिएक्शन हुई। ठीक है, तो वो दोनों कैसे हो गए, कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होने के बाद में क्या वो पेज आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली बार में आपको क्या मिलेगा, खाली उसकी राख मिलने वाली है, खाली उसकी एस मिलने वाली है, एक चीज। दूसरी चीज, उसमें से गैस निकलेगी, कौन सी गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, हाँ, जो चीजों को आपने कंबाइन कराया, जिनको आपने क्या किया, कंबाइन किया, तो उनका हम क्या नाम रखेंगे, रिएक्टेंट्स। ये कौन होंगे, आपके रिएक्टेंट्स होंगे। और जो चीजें बनेंगी उनको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट्स नाम देंगे। तो सिंपल, अपने तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। हमने क्या कहा, द सब्सटेंसेस विच कंबाइन टुगेदर, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपस में क्या है, जुड़ रहे हैं। कब जुड़ रहे हैं कह दो, और रिएक्ट टुगेदर, साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कब, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ चीजें आपस में जुड़ा करेंगी, उनका नाम क्या है, उनका नाम रिएक्टेंट्स है। ओके, अगली हेडिंग लिखिए, दैट इज प्रोडक्ट्स। अब जो दूसरी ओर जो मटेरियल बनेगा, जो नई चीज बनेगा, उसको आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, हाँ,
इसमें लिखें, हाँ, द न्यू प्रोडक्ट, सॉरी, द न्यू सबस्टेंसेज, द न्यू सबस्टेंसेज, द न्यू सबस्टेंसेज विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड, कुछ नई चीजें बनेंगी, फिर यही होगा, द न्यू सबस्टेंसेज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान कुछ नई चीजें इसमें बनने वाली हैं। द न्यू सबस्टेंसेज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन देन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहने वाले हैं प्रोडक्ट्स कहने वाले हैं। ये क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे सिंपल वे में। हाँ, सिंपल फॉर्मेट में अगर आपको इस चीज को लिखना है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास में ना एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल ए है, और इसके सामने हमने क्या कर दिया, बी को ऐड कर दिया, इसको हमने बी को ऐड किया, और इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर को एक रिएक्शन हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, एक रिएक्शन हुई, इनके जुड़ने से हमको कुछ नई चीजें बन गई, मिल गई, सी और डी। तो यहाँ पर को जो ए और बी है, ए और बी का क्या नाम कहोगे आप, ये हैं रिएक्टेंट्स। तो ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, ये क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीजें बन गई हैं उनको आप क्या कहा करोगे, ये हैं आपके प्रोडक्ट्स, ये हैं प्रोडक्ट, सिंपल वे, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो नई चीजें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, बस सिंपल वे। इन योर ओन वर्ड्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो इस रिएक्शन के बाद में ओके हेडिंग लगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज हमको क्या बताता है, अब देखिए सिंपल वे में अगर आप इसको समझते हैं, हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन किया, इस केमिकल रिएक्शन में ए और बी नाम के दो हमारे पास में ऑब्जेक्ट थे, कोई मटेरियल था, उस चीज को हमने जोड़ा, ठीक है, उनके बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में कुछ नई चीजें हमको मिल गई, सी और डी। अब शुरुआत में अगर हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में अमाउंट में हम मटेरियल तो लेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कुछ भी मटेरियल को आप ले लो, ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए मटेरियल लिया तो इसका हमने वेट किया होगा, ठीक है, बी मटेरियल हमने लिया, इसका हमने वेट किया, तो हमने कहा कि इतना मटेरियल ये लिया गया है, इतना मटेरियल ये लिया गया है, यानी कि टोटल ये इतना किलोग्राम है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। मान लो हमने इसको क्या किया, हमने इसको 5 ग्राम लिया, ठीक है, और इसको हमने कितना ले लिया, 6 ग्राम ले लिया, ऐसा समझ लो, हमने इसको 5 ग्राम लिया, इसको 6 ग्राम ले लिया, तो टोटल कितना हुआ, हाँ टोटल आपका 11 ग्राम हो गया। ओके, अब ध्यान दो इस पर, ये नई चीजें बन गई, ये नई चीजें बन गई। अब ऐसा हो सकता है, ये जो नई चीजें बनी इसमें ये ऐसा हो सकता है कि 1 ग्राम बना हो, तो इसको कितना बनना पड़ेगा, 10 ग्राम, कितना बनना पड़ेगा, 10 ग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका सम कितना आया 11 और इसका सम कितना आया 11, ठीक है। लॉ, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये कितना बना आपका 5, ऐसा लिख लो, ये 6 ग्राम बना, तो इसको कितना बनना पड़ेगा, 5 ग्राम बनना पड़ेगा। क्यों, तो अभी तो इनका सम कितना होगा आपका 11 होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस दौरान जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, उनका जो टोटल मास है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल आएगा, या प्रोडक्ट का जो टोटल मास है इज इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें मास का कोई भी लॉस नहीं होने वाला, याद दो, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब बचाना, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बचाना, सेव करना, ठीक है। जब भी आपने जितना मटेरियल यहाँ लिया उतना ही मटेरियल यहाँ बना है, ठीक है, जितना मटेरियल यहाँ बना है उतना ही मटेरियल यहाँ लिया गया है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का मास का क्या होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है। क्लियर है, हाँ नोट करते हैं, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू, हाँ इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट,
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू दी, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, तो जो प्रोडक्ट का मास होगा, ठीक है, सिंपल वे, प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वही क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है। देयर इज, एक लाइन और आप उसको बढ़ाना चाहें, देयर इज नो चेंज in mass during the reaction, there is no change in total mass during a chemical reaction, there is no change in mass during a chemical reaction, एक रिएक्शन के दौरान में क्या होगा, मास में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। नोट करें, तो एक रिएक्शन के फॉर्मेट में, अब केमिस्ट्री है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आपको थोड़ा सा नाम भी याद हो जाएंगे। तो CaCO3, ये इसका नाम यह पता है आपको, कैल्शियम, हाँ ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये है आपका Ca और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। Ca का मतलब हो गया आपका कैल्शियम, ये है कैल्शियम, और CO3 जहां होगा उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ओके, हमने क्या किया, इस मटेरियल को हीट अप किया, ठीक है। रिएक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हमने क्या किया, हीट किया, गर्म किया, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक रिएक्शन होगी, यही तो हुआ, इसमें क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। ओके, अब इससे क्या बनेगा, इससे जो नया मटेरियल बना, एक बना आपका CaO, क्या बन गया, CaO, ठीक है। किसी भी मटेरियल को आप जब जलाते हो, जैसे आपने कागज को जलाया तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जनरली क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से कौन सी गैस निकल के आई, CO2, क्या निकल के आ गई, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ गई। क्लियर है, हाँ। अब इस मटेरियल का नाम क्या है, देखो Ca का नाम क्या है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम, एक चीज तो ये मिल गया। यहां से किसी स्पेशल दिन आप इनको बैठ के याद करने लगेंगे तो फिर ये याद नहीं होंगे, तो इस तरीके से हमको धीरे धीरे याद होते रहते हैं। ओके, हाँ, ये हो गया आपका कैल्शियम। अगर ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्साइड। Ca का मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड ना। हाँ, अगेन अब देखो, ये C का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन, जैसे कि आप पहले से जानते हो, कार्बन। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डाई, ठीक है। अच्छा, मोनो शब्द हम नहीं भी यूज करते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी मोनो कह सकते हैं ना। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका कार्बन है और ऑक्सीजन 2 हैं तो डाइऑक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डाइऑक्साइड ना। C के लिए कार्बन और डाई का मतलब क्या हो गया, 2, O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों चीजें आपको मिल गई। अब सुने, हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं जैसे सिंपल फॉर्मेट में अगर आपने इसको 100 ग्राम लिया, अगर आपने इसको कितना ले लिया है, अगर आपने इसको 100 ग्राम लिया होगा तो ये कितना बना, ये आपका बन गया 56 ग्राम। ये कितना बना, 56 ग्राम। तो अगर ये 56 ग्राम बना है तो इसके हिस्से में कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। इसके हिस्से में कितना आना चाहिए, 44 ग्राम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना हमको मिलना चाहिए, 100 ग्राम ही मिलना चाहिए। ओके, तो यहां से आपको इस चीज का फॉर्मूला मिल गया। CaCO3 का नाम जो नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO का जो नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और CO2 इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नो डाउट। हाँ, इसमें एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए क्या कहता है। इसने कहा इन अ केमिकल रिएक्शन 53, ध्यान दो, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक और क्या लिया गया है, यहां इन्होंने लिया सोडियम कार्बोनेट, एक मटेरियल लिया। इस सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इसमें रिएक्शन किया गया इथेनोइक
इथेनॉइक एसिड के साथ में इसमें रिएक्शन कराएगा। ओके, अगेन द प्रोडक्ट्स वेयर एक प्रोडक्ट बन गया आपका कितना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन एक मटेरियल बना, और दैट इज 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, और साथ में क्या बना, एक आपको मिल गया वाटर, वाटर मिला अगेन, एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड, और साथ में क्या मिल गया, सोडियम इथेनॉइड। तीसरा प्रोडक्ट भी है, यहां आपको मैं लिख देता हूं, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, ये आपको तीन मटेरियल आपको मिल रहे हैं। सो दैट, अब इसने कहा है सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, फॉर्मूला भी आपको लिख के दिया था, ऐसा फॉर्मूला भी उन्होंने लिख के दिया है। अब ये शो करने के लिए कह रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चेक कर लेंगे, क्लियर है, ये लिख के भी दिया गया आपको, सोडियम कार्बोनेट में इथेनॉइक एसिड मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सोडियम इथेनॉइड, ये मटेरियल बने। ठीक है, अब कौन कितना चीज लिया गया है इन रिएक्शन, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम, ये कितना लिया, 5.3 ग्राम इतना लिया है। दूसरी ओर सुने, रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, और ये कितना लिया गया है, ये आपका 6 ग्राम लिया, 6 ग्राम ले लिया। अगेन इससे क्या बना, 0.9 ग्राम ऑफ कितना है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया आपका 2.2 ग्राम, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। उसके साथ में 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम ये वाटर बन गया। और देखें 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड, और ये क्या बना, 8.2 ग्राम क्या बन गया, सोडियम इथेनॉइड बना। अब कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप इसको फॉलो करवाइए, ये सब आपको लिख के दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको करना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, आपको लिखना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट इसमें यूज हुए हैं उनका टोटल मास लिखिए। पहली चीज ए कितना है 5.3 और कितना आ गया आपका 6, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, हाँ कितना आ गया आपका 11.3 ग्राम। तो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, जो आपके पास में रिएक्टेंट है, इनका मास इतना आ गया। ठीक है, चलते हैं उधर से दूसरी ओर, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरी ओर ना, एक प्रोडक्ट का क्या कर लो, मास यूज कर लो। यहाँ कितना लिया गया है, नया मटेरियल क्या बना, एक बना 2.2, एक बन गया 0.9, और वो कितना बन गया आपका 8.2। ऐड करो, ऐड कर लेते हैं, 2.2 कितना 0.9, 8 पॉइंट कितना 2, ऐसा ऐड करो तो कितना आया, ये 11 13 का कितना आ गया आपका 3 ना, ये बन गया आपका 3, कैरी 1 10 और 11 कितना, हाँ 11.3 आ गया, 11.3 आ गया। ओके ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में आप लिखने वाले हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट लास्ट में। तो इसमें लिखें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है, सब कुछ आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कोई नई चीज नहीं है। और इसमें फिलहाल फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले मिलते रहेंगे। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाँ अगर एक लाइन और बनाना चाहते हैं तो इट फॉलो, ऐसा लिख दो, इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं।